बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, हम आज एक ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे जो कहती है कि हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं, हम जो भी एक्शंस लेते हैं, उनका जो आगे से रिजल्ट आता है उससे वो बिहेवियर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो कि बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी। और ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके रिजल्ट से डायरेक्ट होते हैं, यानी जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका जो भी रिजल्ट होगा वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, और अगर उसका रिजल्ट बुरा होगा तो वो वीकन होता जाएगा। तो आज हम इस थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि बीएफ स्किनर कौन थे। बीएफ स्किनर के बारे में बात करते हैं और फिर हम इस थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बीएफ स्किनर बेसिकली एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादातर बिहेवियरल साइकोलॉजी में था। उनका असल नाम ब्रोहस फ्रेडरिक स्किनर था, और उन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और उन्होंने एक ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, वो अपने बिहेवियर्स के जो भी आगे से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शेप करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखेंगे कि उन्होंने ये बात क्यों की थी और उन्होंने कैसे इसको प्रूव किया था। इसके अलावा उन्होंने स्किनर बॉक्स भी डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था। और हम थ्योरी पढ़ने के बाद इस स्किनर बॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि बीएफ स्किनर ने वो क्यों डेवलप किया था, क्यों डिज़ाइन किया था, उसका क्या काम था। लेकिन स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि बीएफ स्किनर ने दी थी। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने इस थ्योरी में बताया था कि बिहेवियर्स अपने कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे स्ट्रेंथन होते हैं या वीकन होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है रीइंफोर्समेंट और दूसरी होती है पनिशमेंट। अच्छा, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि किसी भी बिहेवियर को कैसे स्ट्रेंथन करवाना है, या उसको मजबूत बनाना है, या उसे बढ़ावा देना है। जबकि जो पनिशमेंट है उसका मतलब है कि उस बिहेवियर को कैसे कम कराना है, वीकन करवाना है, या मुकम्मल तौर पर उसको रोकना है। ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे समझ लें कि ये दो तरह की टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो बिहेवियर्स हैं उनको समझते हैं कि किस बिहेवियर को हमने बेहतर बनाना है और किसको कंट्रोल करना है, किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना है। ठीक है। अच्छा, एक तो रीइंफोर्समेंट की जो हमने मीनिंग देखी, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करें, उसको बढ़ावा दें, उसको ज़्यादा करें। ठीक है। लेकिन रीइंफोर्समेंट के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसमें किसी भी एक्शन के बाद आप कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है। ताकि जो एक्शन है या जो बिहेवियर है वो दोबारा भी हो, यानी रिपीट हो। जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि तुम रूम साफ़ करो, मैं तुम्हें कैंडी दूंगी। ठीक है। तो जो कैंडी है वो रिवॉर्ड है, और उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी ताकि वो बार बार सफाई की तरफ फोकस करे और अपने रूम को हमेशा साफ़ रखे। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब होती है जब आप कोई अपना डिज़ायरेबल बिहेवियर प्रोड्यूस करवाने के लिए कोई अनप्लीजेंट चीज़ जो होती है वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई प्लीजेंट चीज़ थी वो ऐड करवा रहे थे, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई अनप्लीजेंट चीज़ बाहर कर देते हैं। जैसे अगर मैं उसी बच्चे को कहूँ कि अगर तुम अपना रूम साफ़ रखोगे तो तुम्हें बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, या कोई उसका जो जो चीज़ उसको नहीं पसंद मैं उसको निकाल दूँ उसकी रूटीन से, जैसे तुम्हें होमवर्क कम करना पड़ेगा या कोई इस तरह का रिवॉर्ड दे दूँ जो उसको पसंद नहीं है। अच्छा, उसके बाद पनिशमेंट है। पनिशमेंट का मतलब बनता है कि किसी भी बिहेवियर को रोकना या कंट्रोल करना। तो जिस तरह से हमने रीइंफोर्समेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप पढ़ी थी, इसी तरह पनिशमेंट की भी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप दोनों हैं। ठीक है। जो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है वो तब होती है जब आप कोई अनप्लीजेंट चीज़ किसी की रूटीन में ऐड करवा देते हैं ताकि कोई बिहेवियर रुक जाए या कंट्रोल हो जाए। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देती हूँ। यानी क्या करवाया मैंने, अनप्लीजेंट चीज़ को उसकी रूटीन में ऐड करवा दिया, उसके स्केड्यूल में ऐड करवा दिया, ताकि वो जो बिहेवियर है वो बार बार रिपीट ना हो। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट तब होती है जब आप कोई जो प्लीजेंट चीज़ होती है वो रूटीन से रिमूव करवा देते हैं, या ऐसे बोलें कि कोई पसंदीदा चीज़ होगी उसको आप रिमूव करवा देंगे ताकि बिहेवियर कम हो जाए। जैसे अगर कोई रूल्स तोड़े या रूल्स फॉलो ना करे तो उसका मोबाइल ले लो। ठीक है। या किसी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो उसके पेरेंट्स उसका मोबाइल ले लें, यानी उसकी जो प्लेजेंट चीज़ है उसको आपने रिमूव करवा दिया ताकि उसका वो बिहेवियर है वो रुकना शुरू हो जाए या कंट्रोल होना शुरू। सिंपल वर्ड्स में जो रीइंफोर्समेंट होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी बिहेवियर या तो आप स्ट्रेंथन करवा रहे हैं, या उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं, या उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो पनिशमेंट है उसमें या तो आप बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करें।
तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप कोई भी प्लेजेंट चीज़ ऐड कर देंगे, यानी कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद हो। इसी तरह जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी उसमें आप उनकी जो अनप्लीजेंट चीज़ होगी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद नहीं है उसको आप रिमूव करवा देंगे। इसी तरह जो पनिशमेंट है उसमें आप उनका जो प्लीजेंट चीज़ है, इसी तरह जो पनिशमेंट है उसमें आप उनकी जो अनप्लीजेंट चीज़ है उसको ऐड करवा देंगे पॉजिटिव पनिशमेंट में, ताकि उनका बिहेवियर थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाए। इसी तरह उनका जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें आप उनकी कोई प्लीजेंट चीज़ छीन लेंगे, ठीक है? अगर एक बच्चा है वो अपना रूम साफ़ नहीं रख रहा, तो आप उसका रीइंफोर्समेंट अगर देना चाहते हैं, तो आप उसको कहें कि मैं तुम्हें कैंडी दूँगी अगर तुम अपना रूम साफ़ करोगे। और अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कहें कि अगर तुम अपना रूम क्लीन रखोगे तो तुम्हें बाकी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी घर के काम तुम पे माफ़ हैं, ठीक है? तो आप उसका क्या कर रहे हैं, कोई भी अनप्लीज़ेंट चीज़ जो है वो रिमूव करवा रहे हैं, कैंडी देके उसकी कोई प्लीज़ेंट चीज़ है वो उसको ऐड कर रहे हैं। इसी तरह पनिशमेंट अगर आप देना चाह रहे हैं, तो आप पहले वाले में जो पॉज़िटिव पनिशमेंट है उसमें आप कोई भी उसकी अनप्लीज़ेंट चीज़ ऐड कर देंगे, उससे कहेंगे आपने सारे बर्तन धोने हैं अगर आपने अपना रूम साफ़ नहीं रखा तो। और अगर आप पॉज़िटिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे अगर तुम्हारा रूम साफ़ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा फ़ोन छीन लूँगी। तो ये क्या हो गया कि पहले वाले में पॉजिटिव पनिशमेंट में आपने कोई अनप्लेज़ेंट चीज़ है वो ऐड करवा दी। जो पॉजिटिव साइड है उनमें दोनों में पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है? जो रीइंफोर्समेंट है वहाँ पर आप कोई प्लेज़ेंट चीज़ ऐड करवा रहे हैं, और जो पनिशमेंट है वहाँ पर कोई आप अनप्लेज़ेंट चीज़ ऐड करवा रहे हैं। इसी तरह जो नेगेटिव साइड होगा उसमें कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा होगा। जो रीइंफोर्समेंट है वहाँ पे आप उनकी कोई अनप्लेज़ेंट चीज़ रिमूव कर रहे होंगे, और जो पनिशमेंट है आप उनकी कोई जो प्लेज़ेंट चीज़ है यानी पसंदीदा चीज़ है उसको रिमूव। अच्छा, फिर रीइंफोर्समेंट में आ जाते हैं स्केड्यूल्स। 2 किस्म के होते हैं, इंटरवल और रेशो। फिर इस इंटरवल और रेशो को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 और कैटेगरीज़ में, फिक्स्ड और वेरिएबल में। फिक्स्ड रेशो का मतलब ये होता है कि आपने फिक्स, अगर मैंने 10 बोले हैं तो 10 बार आपका ये बिहेवियर रिपीट होगा तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है? सपोज़ ये हो सकता है कि अगर मैं अपनी सेल्समैन को बोलूँ कि तुमने अगर 5 सेल्स की उसके बाद तुम्हें बोनस मिलेगा, यानी 5 बार वो रिपीट होगा बिहेवियर, यानी उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें ये होता है कि आप काम करते रहते हैं, ठीक है? और जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बिहेवियर उतने नंबर के रिपीट हो जाएँ ताकि आपको रिवॉर्ड मिल जाए। और इसमें टायर्डनेस होती है, इंसान सोचता नहीं है कि दिन है या रात है, अपना टास्क कंप्लीट करने की सोचता है। इसके अलावा जो वेरिएबल रेशो होता है इसमें फ़िक्स्ड कुछ भी नहीं होता कि तुम्हारे कितने बिहेवियर्स रिपीट होंगे, कितनी तुम सेल्स करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें रैंडमली जब भी मिल सकता है। आप ऐसा समझिए कि कोई जैकपॉट है, ठीक है? उसमें मशीन में से कभी भी आपको मिल सकता है, ठीक है? और ये सबसे पावरफुल और एडिक्टिव होता है, ठीक है? उसके बाद फिक्स्ड इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स का क्या मतलब होता है कि टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें रिवॉर्ड आप एक कोई टाइम सेट कर लेते हैं कि भई तुम्हें 1 हफ़्ते बाद रिवॉर्ड मिलेगा या 1 महीने बाद मिलेगा। तो इसमें आपका टाइम फिक्स्ड होता है कि कितनी बार कितने दिन गुज़रने के बाद आप रिवॉर्ड दोगे। इसमें ये भी हो सकता है कि आप हर हफ़्ते सैलरी दे रहे हैं अपने सेल्समैन को, तो ये उसका फिक्स्ड इंटरवल है। या फिर लोगों को अक्सर मंथ के बाद सैलरी मिलती है, तो जब फर्स्ट करीब है तो उनको रिवॉर्ड की होती है कि अब हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसी तरह जो वेरिएबल इंटरवल्स होते हैं इसमें आप रैंडमली देते हैं, आप कोई टाइम नहीं देखते। यानी इसमें ये एग्ज़ाम्पल आ जाती है कि आप कोई भी मंथ नहीं देख रहे, जब भी बॉस का दिल करेगा वो आपको सैलरी देगा, जब भी बॉस का दिल करेगा वो आपको बोनस देगा। और इस वेरिएबल इंटरवल्स में हमेशा कंसिस्टेंट और स्लो बिहेवियर्स क्रिएट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरवल्स में। इन सिंपल वर्ड्स जो रेशो होती है वो बिहेवियर्स पे डिपेंड करती है कि कितने बिहेवियर्स आगे अब रिपीट होगी रिवॉर्ड। और जबकि जो इंटरवल होता है वो टाइम के साथ चलता है कि कितने टाइम बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह जो फिक्स वाला है उसमें एक आपने टाइम ड्यूरेशन या बिहेवियर्स फिक्स्ड किए होते हैं कि इतना टाइम गुजरने के बाद या इतने बिहेवियर्स के बाद। और वेरिएबल में आप सरप्राइजेस देते हो कि आप कोई भी टाइम नहीं है, कितने भी बिहेवियर्स हो जाएं, आपका जब दिल करेगा आप जब देना चाहते हैं देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है बाय बीएफ स्किनर वो ख़त्म होती है, और अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय एवन पावलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है एवन पावलो की थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पे। थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे एवन पावलो के इंट्रोडक्शन से। तो एवन पावलो बेसिकली एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जो ओरिजिनली डाइजेशन एंड स्लाइवेशन पे रिसर्च कर रहे थे। यानी इनिशियली उनका फोकस बायोलॉजिकल साइंसेस पे था।
लेकिन उनकी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि मैं इनकी डिस्कवरी को एक्सीडेंटल क्यों कह रही हूँ। क्योंकि बेसिकली वो जो वहाँ काम कर रहे थे, वो उनका काम था सलाइवेशन और डाइजेशन सिस्टम पे रिसर्च करना। लेकिन वहीं उन्होंने जब देखा कि जो डॉग्स हैं वो सलाइवेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाना देखकर या खाने को स्मेल करके नहीं कर रहे, बल्कि उनको जब ये फील होता है कि अब खाने का टाइम हो गया है या स्पेसिफिक किस्म की कोई बेल बजाई जाती है, यानी उनको कोई साइन दिया जाता है कि अब खाने का टाइम है, तो नेक्स्ट टाइम उस साइन के आने पे वो सलाइवा सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब इन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की तो उन्होंने इस फिनोमेना को डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। और फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की डेवलपमेंट इसी रिसर्च से स्टार्ट हुई। फिर इस रिसर्च को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे बिहेवियर्स एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और फिर इन 1904 में पाब्लो को इसी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और इनका जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, वो आज भी साइकोलॉजी और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो टर्म्स आपको समझ आ गए तो मुझे लगता है कि आपको थ्योरी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये टर्म्स बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि लर्निंग प्रोसेस किस तरह से होता है और कौन-कौन से एलिमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला टर्म है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी यूसीएस। ये वो स्टिमुलस है जो नेचुरली और ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, मतलब बिना किसी लर्निंग के। जैसे इसकी एक एग्जांपल हो सकता है खाना। जो खाना होता है उसको उसकी अगर खुशबू मुझ तक पहुंच रही है तो मेरा ऑलरेडी सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो खाना क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो नेचुरली और ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद आ जाता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी यूसीआर। ये वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से हो रहा होता है। यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, खाना, खाने की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी मुझ तक खाने की खुशबू पहुंच रही है और मेरे अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, यानी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जो मुंह में पानी आना है खाने को देख कर, यानी जो सलाइवा जनरेट हो रहा है मेरे मुंह में खाने की खुशबू से, उसको हम कह देते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल स्टिमुलस। ये वो स्टिमुलस होता है जो इनिशियली किसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता। फॉर एग्जांपल बेल बजाना, अगर पहले से कोई एसोसिएशन नहीं हुई हुई तो बेल अगर बजती रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं हुई हुई, मैंने कोई बिहेवियर प्रोजेक्ट नहीं करना क्योंकि मेरी कोई लर्निंग नहीं है। उसके बाद कंडीशन्ड स्टिमुलस आ जाता है जब न्यूट्रल स्टिमुलस को रिपीटेडली अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है। यानी न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? रिंग या कोई बेल या कोई ऐसी चीज़ जो जिस पे मेरा कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा, उसको अगर मैं अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, यानी ऐसे किसी स्टिमुलस के साथ जिससे नेचुरली या ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, जैसे खाना, तो वो जो स्टिमुलस है वो इवेंचुअली आपका एक लर्न्ड स्टिमुलस बनता जाएगा जो रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। यानी पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो कोई भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करवा रहा था, लेकिन जब आपने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ उसको बार बार पेयर किया तो अब वो एक लर्न्ड स्टिमुलस बन चुका है जो आपका रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। सपोज जब बेल बार बार खाने के साथ एसोसिएट होती है तो बेल खुद एक रिस्पॉन्स यानी सलाइवा ट्रिगर करना शुरू कर देती है। यानी सपोज़ अगर एक डॉग है और उसको पता है कि जब ये बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो जब बेल बजेगी तो उसको लगेगा कि अब मेरे खाने का टाइम हो गया है और उसका सलाइवा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम कंडीशनल स्टिमुलस कह देंगे। उसके बाद कंडीशन्ड रिस्पॉन्स होता है। ये वो लर्न्ड रिस्पॉन्स होता है जो सीएस के साथ एसोसिएट होने के बाद डेवलप होता है। यानी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होने के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है। सपोज़ सिर्फ बेल की आवाज़ पे सलाइवा जनरेट हो जाना, इवन अगर खाना ना भी हो। यानी कंडीशनल स्टिमुलस में आपकी एसोसिएशन हो रही है, बेल के साथ आप खाने को बार-बार देख रहे हैं और उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आएगा जब खाना नहीं होगा, सिर्फ बेल होगी, तो आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी सिर्फ बेल पे खाना देखे बगैर। उसके बाद एक्यूज़ेशन आ जाएगा। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनएस और यूसीएस, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस,
ये रिपीटेडली पेयर्ड होते हैं ताकि लर्निंग हो सके। यानी पहले दिन तो आप बेल बजाएँगे, डॉग को कोई असर नहीं होगा, तो बार-बार आप बेल बजाएँगे और उसके साथ खाना देंगे कुछ दिनों के लिए। ये जो प्रोसीजर है ये रिपीट होगा ताकि डॉग समझ जाए कि बेल का मतलब है खाना। अच्छा, उसके बाद एक्सटिंक्शन आ जाता है। यानी अगर कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी सीएस को बिना अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस के बार-बार दिया जाए, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी सीआर धीरे-धीरे से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा या फेड होना शुरू हो जाएगा। सपोज़ अगर बेल बजती रहे, लेकिन खाना ना आए, एक टाइम के बाद डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। यानी उसको एक टाइम के बाद समझ आ जाएगी कि अब बेल बजती भी रहे तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी आ जाता है कि अगर एक्सटेंशन का एक पीरियड गुज़र गया जिसमें आपने बेल बजाई है और खाना नहीं दिया है, तो फिर कुछ टाइम का ब्रेक दिया जाए और उसके बाद सीएस दिया जाए यानी बेल बजाई जाए, तो बहुत मर्तबा जो आपका सीआर है यानी कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। सपोज़ अगर कुछ टाइम के बाद आप बेल बजाएँ, तो डॉग फिर से सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा इवन इफ अगर फूड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जनरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जब एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स किसी सिमिलर स्टिमुलस पे भी शो होना शुरू हो जाए। यानी एक डॉग अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक बेल पे ही नहीं बल्कि किसी भी बेल पे या सिमिलर साउंड पे सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। यानी अगर आपने वो बेल नहीं बजाई लेकिन किसी का फ़ोन बज रहा है, गली में कोई आइसक्रीम वाला है, कुछ भी है, तो अगर डॉग प्रोड्यूस करना शुरू कर दे सलाइवा तो इसको कहेंगे जर्नलाइज़ेशन क्योंकि उसने उस स्पेसिफ़िक बेल को नहीं बल्कि पूरी वॉइसेस को जर्नलाइज़ कर दिया है कि कोई भी बेल बजेगी, मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना आ रहा है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन। यानी जब ऑर्गेनिज्म को समझ आ जाए कि भाई जो स्पेसिफिक आपका जो सीएस है उसी पे रिस्पॉन्स करे और सिमिलर स्टिमुलस पे उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाए। सपोज अगर डॉग सिर्फ एक पार्टिकुलर बेल की आवाज़ पे सलाइवा प्रोड्यूस करे मगर दूसरी बेल्स को वो समझे कि नहीं इन पे कुछ नहीं मिलेगा। और आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अगर थ्योरी की बात करें तो एवन पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बेसिकली यही एक्सप्लेन करती है कि हम किस तरह से किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं जिससे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। मतलब अगर डेली एक बेल बजे और उसके साथ आप खाना पेश करना शुरू कर दें, तो एक टाइम आएगा जिसमें सिर्फ बेल सुनते ही बंदा भूख महसूस करना शुरू कर देगा या उसका सलाइवा जनरेट होना शुरू कर देगा। और इसी थ्योरी के फिनोमेना को उन्होंने एक रिसर्च में जैसे डिस्कवर किया मैंने शुरू में बताया, तो अपने एक्सपेरिमेंट डॉग के साथ किए जिसमें वो हर दफ़ा खाना देने से पहले एक बेल बजाते थे। टाइम के साथ डॉग ने ये एसोसिएट कर लिया कि बेल, फूड, फिर बिना खाना दिए भी जब बेल बजाते थे तो डॉग का सलाइवा ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता था। तो बेसिकली ये जो एसोसिएशन है लर्निंग की, जो हम न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ करवाते हैं, इसी को बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब बनता है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। अगर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टेजेस की बात करूँ तो पहला स्टेज आ जाएगा बिफोर कंडीशनिंग। यानी ये पहला स्टेज है और इस स्टेज पे अभी लर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, नेचुरल रिस्पॉन्सेस आते हैं। यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस जो नेचुरली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है यानी फूड। उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है वो भी नेचुरल रिएक्शन है जो अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के प्रोड्यूस होता है यानी सलाइवा। उसके अलावा न्यूट्रल स्टिमुलस है जो पहले किसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर रहा। ये तीनों स्टेप आ जाएंगे बिफोर कंडीशनिंग में। अगर फूड दिया जाए तो डॉग ऑटोमेटिकली सलाइवा जनरेट करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर बेल बजाई जाए तो डॉग का कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग आ जाएगा ये लर्निंग फेज़ है। इसमें जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ रिपीटेडली अपीयर करवाया जाएगा। यानी बेल न्यूट्रल स्टिमुलस को बार-बार फूड यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ डॉग को दिया जाएगा। टाइम के साथ डॉग ये एसोसिएशन डेवलप कर लेगा कि जब भी बेल बजेगी मुझे फूड मिलेगा। हर दफ़ा बेल बजने के बाद अगर खाना मिले तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के भी डॉग सलाइवा जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग स्टेज आ जाता है ये लर्न्ड बिहेवियर है, ठीक है? ये लास्ट स्टेज है जिसको हम आफ्टर कंडीशनिंग कह देते हैं। ये लर्न्ड बिहेवियर है, जब लर्निंग हो जाती है अब आप न्यूट्रल स्टिमुलस जो है बेल है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देगा। अब इसे कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे सीएस। अब इस स्टेज में जो आपका कंडीशन स्टिमुलस था ना,
जो आपने बेल को एसोसिएट करवाया था। इस स्टेज में जो कंडीशन्ड स्टिमुलस है यानी कि बेल जिसको आपने एसोसिएट करवाया था, वो कंडीशन्ड रिस्पॉन्ड जनरेट करेगा यानी बेल के साथ सलाइवा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल देखें एवन पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, तो इसमें आप एक ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्कूल की बेल जब बजती है लंच ब्रेक से पहले, तो शुरू में स्टूडेंट सिर्फ बेल की आवाज़ सुनते हैं बिना किसी रिएक्शन के, लेकिन टाइम के साथ उनका माइंड इस बेल को लंच के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देता है। तो जब ये एसोसिएशन हो जाती है तो सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के भी स्टूडेंट्स को भूख लगना शुरू हो जाती है, चाहे लंच फ़ौरन ही मिले या ना मिले। इसके अलावा और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स होंगे, जैसे फेयर और फोबिया का एग्जांपल हो सकता है कि अगर किसी इंसान ने एक पेनफुल डेंटिस्ट एक्सपीरियंस किया है, किसी डेंटिस्ट के पास उसने दांत निकलवाए या कुछ करवाया है जो उसका फेयरफुल एक्सपीरियंस है, तो वो डेंटिस्ट का नाम सुनकर भी डर महसूस करना शुरू कर देगा, या जो भी उसकी फीलिंग्स डेंटिस्ट को देख के आती हैं वो डेंटिस्ट का नाम सुन के भी आना शुरू हो जाएंगी। ये ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किसी खुशी या लग्जरियस चीज़ को अपने किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करवा देते हैं, ताकि लोग एक इमोशनल कनेक्शन फ़ील करना शुरू कर दें। और एजुकेशन में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि टीचर किस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स लर्निंग की एक अच्छी